नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लाइडवाइज में। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए अनसिक्योर्ड लोन पे तो बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है कि अनसिक्योर्ड लोन में क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या तरीका है। वहां पे तो कोई प्रॉपर्टी तो मॉर्गेज नहीं होती है, तो बहुत सारी वीडियो पड़ी है। इसलिए आज मैंने सोचा कि बहुत लोग, एक हमारे क्लाइंट हैं इलाहाबाद के हैं, तो उन्होंने कहा सर उनके कुछ होम लोन का मैटर था, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन था, तो मैंने सोचा, उन्होंने कहा सर वीडियो ही बना दे। मैंने सोचा कि उनके लिए ही एक वीडियो ही बना देते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों का सरफेसी एक्ट 2002 के तहत जो नोटिशें आती हैं उसका क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या तरीका होता है, कैसे जवाब देना है और कैसे नहीं देंगे तो आपकी प्रॉपर्टी का क्या होगा, उसका पूरा वीडियो आज मैंने बना दिया कि सिक्योर्ड लोन में क्या करना है, कैसे करना है। अगर सिक्योर्ड लोन से संबंधित आपकी कोई दिक्कत है, समस्या है, परेशानी है तो आप हमसे डायरेक्टली माने फेस टू फेस आपसे मीटिंग कर सकते हैं, आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट के साथ हमसे मिल सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे सरफेसी एक्ट 2002 के बारे में। ये होता क्या है सरफेसी एक्ट? जैसे होम लोन लिया या प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में आपने कोई लोन लिया, चाहे आप दुकान लोन पे लिया या मकान लोन पे लिया या फैक्ट्री लोन पे लिया, कारखाना लोन पे लिया, मॉल लोन पे लिया, कोई बड़ा शॉपिंग मॉल लोन पे लिया, स्कूल लोन पे लिया, बस लोन पे लिया, ट्रक लोन पे लिया, कार जीप, माने कि कोई भारी मशीन है, बड़ी मशीन है, उसके अगेंस्ट में लोन लिया, तो उसके वैसे लोन को सिक्योर्ड लोन की श्रेणी में आता है। गोल्ड लोन लिया, सिक्योर्ड लोन में आता है। लोन के प्रकार दो ही होते हैं, एक होता है सिक्योर्ड, एक होता है अनसिक्योर्ड, तीसरा कोई लोन नहीं होता है, दो ही होता है, दो ही कैटेगरी ही है, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन। तो सिक्योर्ड लोन वह लोन है जिसमें प्रॉपर्टी मॉर्गेज है, प्रॉपर्टी गिरवी है। जैसे होम लोन घर पे ले रहे हैं, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट से ले रहे हैं, तो प्रॉपर्टी के पेपर जमा है कोर्ट के पास, बैंक के पास है, तो वहां पे सिक्योरिटी मॉर्गेज है, अब बंधक है। और गोल्ड लोन है तो गोल्ड आपका गिरवी रखा गया है, तो ऐसे लोन को सिक्योर्ड लोन की श्रेणी में आता है। तो सिक्योर्ड लोन में जो प्रॉपर्टी गिरवी रहती है और किसी विषम परिस्थिति कुछ भी हो सकती है, जॉब लॉस, बीमारी, व्यापार में घाटा, कुछ भी हो सकता है। इसके कारण यदि आपका लोन की 3 EMI डिफॉल्ट होती है, 3 EMI या 92 डेज 3 EMI डिफॉल्ट होती है, आपका अकाउंट चला जाएगा एनपीए में। एनपीए मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, आपके पैसे से बैंक को लॉस नहीं हो रहा है। सिक्योर्ड लोन में ये फिर उसको तुरंत लीगल एक्शन इनका स्टार्ट हो जाता है, कंपनियों का, बैंक का, एनबीएफसी का। सरफेसी एक्ट 2002 में बैंक को एक पावर दिया गया है कि प्रॉपर्टी जो सिक्योर्ड है, जो गिरवी रखी गई है, प्रॉपर्टी को सेल करके पैसे की वसूली किया जा सकता है। तो एक बड़ा पावर होता है सरफेसी एक्ट 2002 में बैंक के पास। तो करना क्या है, तो कोर्ट जाने की, बैंक को कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है कि कोर्ट जाना पड़ेगा, कोर्ट से नोटिस आएगा। तो उनकी नोटिस सरफेसी एक्ट जिसमें प्रॉपर्टी मॉर्गेज है उसकी नोटिस आती है, तो अलर्ट रहिए, उसका क्या करना है, कैसे करना है। 3 EMI डिफॉल्ट हुआ, एनपीए हो गया, लीगल एक्शन शुरू कर देंगे। उसके लिए कैसे बचाव कर सकते हैं, आपका क्या स्टेप होना चाहिए, कैसे वहां से आप बच सकते हैं। 3 EMI डिफॉल्ट हुआ, किसी कारणवश नहीं दे पाए, आपका अकाउंट हो गया एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में। उसके बाद कंपनी सरफेसी एक्ट 2002 के तहत आपको 13(2) का नोटिस देगा। 13(2) का मतलब होता है, सेक्शन 13(2) में होता क्या है, ये कंपनी आपको डिमांड लीगल नोटिस देती है। डिमांड नोटिस में होता है कि इसमें 60 दिन का समय दिया जाता है कि आपके पास 60 दिन का समय है, हमारे बकाया राशि को जो बकाया राशि है उसका भुगतान कर दें, और भुगतान करने के बाद आप अपने अकाउंट को रेगुलर कर ले, तो आपके पूरा पेमेंट कर देते हैं तो आपके अकाउंट को रेगुलर कर दिया जाएगा। फिर 13(2) का मतलब खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपके जो ब्याज पेनल्टी जुर्माने लगे हुए थे आपने पूरा पेमेंट कर दिया, 13(2) का मतलब खत्म हो जाता है यदि आपने पूरा पैसा कर दिया। जब 3 EMI डिफॉल्ट हो गई है, आपकी परिस्थिति ठीक है ही नहीं, तो आप 3 EMI नहीं दे पा रहे हैं, 1 EMI नहीं दे पा रहे हैं, तो आप 3 लगे इकट्ठा कहां से दे पाएंगे? नहीं दे पाते हैं तो उस कंडीशन में 60 दिन के अंदर आपको आपत्ति देना जरूरी है, ऑब्जेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। क्योंकि उसमें ऑब्जेक्शन क्या होगा, 13(2) की जो नोटिस आई है उसको हल्के में मत ले। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सर कोर्ट का नोटिस आएगा तब देखेंगे, अरे कोर्ट का नहीं, बैंक का भी नोटिस आता है 13(2) में, बैंक से तरफ से आता है, एडवोकेट की तरफ से आता है, उसका आपको हल्के में नहीं लेना है। 13(2) का नोटिस आया, 60 दिन के भीतर आपको रिप्लाई दे देना है।
और रिप्लाई देते समय उसमें क्या क्या बैंक की बहुत सारे लूप पॉइंट होते हैं। कभी उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया या फिर अमाउंट ज़्यादा कर दिया, ब्याज कभी 7% था, कभी 10%, कभी 15%, इंटरेस्ट रेट कम ज़्यादा कर दिया और उसके साथ पेनाल्टी लगा दिया, जुर्माना लगा दिया और आपका कोई नुकसान हो गया, व्यापार में घाटा जो भी हो उसको आपत्ति में दर्ज कराइए। और यहाँ तक कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला देते हुए समय लेना पड़ेगा। आप समय लीजिए और रिप्लाई जब करिए, कभी भी सरफेसी एक्ट 13(2) का रिप्लाई जब जाएगा, सरफेसी एक्ट के सेक्शन 13(3)A में 13(3)A में ही जवाब आपको देना है। तो 13(3)A के तहत आपको जवाब देना पड़ेगा और ये जवाब देने के बाद 15 दिन के अंदर कंपनी को, बैंक को रिप्लाई देना जरूरी है। आपकी आपत्ति पे रिप्लाई देना जरूरी है। यदि बैंक आपके 13(2) की नोटिस को, जो 13(3)A में आपने रिप्लाई दिया, उसको रिकॉर्ड पे नहीं रखती और 13(2) की नोटिस बाद 13(4) का नोटिस कर देती है। ऐसे ही हमारे एक क्लाइंट थे, उनका क्या हुआ कि 13(2) की नोटिस आई, मैंने 13(3)A में उनको आपत्ति दर्ज किया और उन्होंने हमारे जो कि आपत्ति हमने जरिए रजिस्टर्ड डाक से भेजा, एडवोकेट के जरिए रजिस्टर्ड डाक से भेजा और बैंक के ईमेल आईडी पे भी भेजा, लेकिन हमारे नोटिस को उन्होंने रिकॉर्ड पे नहीं लिया। 13(3)A में रिकॉर्ड पे नहीं लिया, ना 15 दिन में उस नोटिस का कोई जवाब आया और उसके बाद बैंक ने अपना काम करते रहे 13(4) की नोटिस निकाल दिए। 13(4) की नोटिस निकाल देने के बाद भी डीआरटी कोर्ट ने ये बहुत बड़ा पॉइंट मिल जाता है, आपके लिए प्लस पॉइंट हो गया कि आपने 13(3)A के तहत आपने जवाब दिया, बैंक ने उस जवाब आपत्ति को रिकॉर्ड पे नहीं रखा और 13(4) की प्रक्रिया कर दी। ये आपके लिए प्लस पॉइंट हो गया। उस पे आप डीआरटी कोर्ट में जाकर के कार्रवाई को स्टे करा सकते हैं कि ये जो कार्रवाई हो रही है लॉफुल है ही नहीं, इस पे स्टे ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि 13(2) की जो नोटिस आती है, डिमांड नोटिस, उसका आपत्ति 13(3)A में 13(3)A में आपको आपत्ति देना होता है। उस आपत्ति को जरिए रजिस्टर्ड डाक और ईमेल पे, बैंक के ईमेल आईडी पे, जो ईमेल आईडी होता है उस पर जरूर भेज दीजिए, उस पर भेज दीजिए, आपका रिकॉर्ड पे रहेगा। तो रिकॉर्ड पे रहेगा तो उनको जवाब देना पड़ेगा। अगर नहीं देते हैं तो उसके लिए आपके लिए प्लस पॉइंट मिल गया और आप वहां से अपनी अपील डीआरटी में कर सकते हैं। डीआरटी में करके आप वहां से स्टे ले सकते हैं। और अपील किस डीआरटी के किस सेक्शन में करेंगे ये भी मैं आपको बताता हूं। अब आ जाते हैं, आपने 13(2) का रिप्लाई नहीं किया, तब क्या होगा? आपने 13(2) का रिप्लाई किया नहीं, अब आ गया 60 दिन का समय बीत गया, आप उसको हल्के में लेते रहे। 13(2) का नोटिस के बाद 13(3) में आपने कोई रिप्लाई नहीं किया, उसका समय बीत गया 60 दिन, फिर कंपनी आपके ऊपर 13(4) का नोटिस, सरफेसी एक्ट 13(4) का नोटिस, इसको कहते हैं सिंबॉलिक पोजीशन, सांकेतिक कब्जा, कि माने आपके घर पे एक नोटिस चिपका के चले जाएंगे कि मेरा इस प्रॉपर्टी पे बैंक का कब्जा है, इसका मालिकाना हक बैंक का पास है, और न्यूज़पेपर में इसको इश्तिहार निकाल देंगे, पब्लिक कर देंगे और उसके बाद बता देंगे कि ये प्रॉपर्टी को कोई खरीद बेच या ऐसा कुछ न करे क्योंकि ये अब बैंक की प्रॉपर्टी है। तो जिसको कहते हैं सिंबॉलिक पोजीशन, सांकेतिक कब्जा। अगर आपने 13(2) का जवाब नहीं दिया है तो 13(4) पे आपको सिंबॉलिक पोजीशन, जो प्रॉपर्टी पे एक नोटिस चिपका के 13(4) का वो चल जाएंगे। उसके बाद 13(4) की नोटिस जो चिपका के जाएंगे उसमें आपको वो नोटिस मिलती है, आपको जाना है डीआरटी कोर्ट, डेप्ट रिकवरी टर्मिनल में। तो आपको डीआरटी कोर्ट जाना है। डीआरटी कोर्ट में 45 दिन के नोटिस के 45 दिन के अंदर आपको अपील करना है। अब 45 दिन के अंदर डीआरटी में आपको अपील कर देना है। और एक चीज जानिए, 13(4) का जो रिप्लाई नहीं देते हैं तो सेक्शन 14, अगर 13(4) का आपने 13(4) का नोटिस है, आप डीआरटी भी नहीं गए, कुछ भी नहीं किया, 45 दिन के बाद ये क्या करेंगे, ये आपके 13(4) की भी रिप्लाई नहीं देते हैं तो सेक्शन 14, सेक्शन 14 के अंदर जिला अधिकारी जो डीएम होते हैं, कहीं कहीं डीसी कहा जाता है, तो डीएम से आदेश करा करके आपकी प्रॉपर्टी पे फिजिकल पोजीशन ले लेंगे, भौतिक कब्जा ले लेंगे और पुलिस बल के साथ भी आपके प्रॉपर्टी को खाली करा करके आपको बाहर निकाल दिया जाएगा और प्रॉपर्टी पे बैंक का कब्जा हो जाएगा। सरफेसी एक्ट 13(2) का नोटिस 60 दिन का समय, 13(4) का नोटिस 45 दिन का समय, सेक्शन 14 में सेक्शन 14 के तहत डीएम साहब से आदेश लेके आपकी प्रॉपर्टी को खाली करा देंगे। इसलिए 13(2) का नोटिस है, आपको आपत्ति क्रिएट कर देना है।
13(2) का नोटिस पे ऑब्जेक्शन दे दीजिए। 13(4) का नोट प्रक्रिया के पहले 13(3)A में ऑब्जेक्शन देना पड़ेगा। फिर 13(4) का नोटिस है तो आपको डीआरटी कोर्ट में जाना है। तो पुलिस बल के साथ अगर ये सब फिजिकल पोजीशन ले लेते हैं तो सेक्शन 14 में सेक्शन 14 जब डीएम साहब के पास भी आदेश जाता है उस पर भी आप डीआरटी कोर्ट जा सकते हैं। तो लेट ना करिए, हमारे कहने का मतलब है नोटिस के 45 दिन के अंदर आपको डीआरटी में अपील कर देनी है और अपील सेक्शन 17 के तहत डीआरटी में आपको अपील करनी है, डीआरटी कोर्ट पे आपको अपील करनी है। सेक्शन 13(4) की नोटिस अगर आपके रिकॉर्ड पे नहीं रखा गया, जो हमारे केसेस में हुआ था, 13(2) की ऑब्जेक्शन का उन्होंने नहीं दिया, उसके बाद 13(4) की प्रक्रिया कर दिए, जिसको जो लॉफुल है ही नहीं। 13(3) के ऑब्जेक्शन मैंने दिया, ऑब्जेक्शन का जवाब बिना दिए 13(4) की प्रक्रिया कैसे हो गई? तो लॉफुल होना चाहिए। तो बहुत सारी ऐसे पंच पॉइंट होते हैं, ऐसे आपके पॉइंट होते हैं, और उसके साथ साथ क्या क्या कमियां और होती हैं उसको बैंक आप कभी किसी आपके पैनल के जो एडवोकेट है या फिर जो एडवोकेट के पास जाएंगे तो जो प्रोसेस है, जो तरीका है उसको निकालना पड़ेगा। और सेक्शन 17 के तहत डीआरटी में आप जाकर के अपने कोर्ट में बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगना है कि बहुत बड़ा अमाउंट आपको जमा करना है, ऐसा करना है। डीआरटी कोर्ट में जाएंगे, जो कोर्ट फीस होती है प्रॉपर्टी के हिसाब से आपका अमाउंट कितना है उसके हिसाब से कोर्ट फीस होती है, तो कोर्ट फीस जमा करके केस को फाइल कर सकते हैं। ऐसा नहीं बहुत बड़ा अमाउंट आपको देना होता है, वहां पे पहला काम होता है केस फाइल करने के लिए आपको कोर्ट फीस जमा करके आप अपनी प्रॉपर्टी को वहां से बचा सकते हैं। उसके लिए और कब समझौता करती कंपनी, बैंक समझौते पे कब आती है? देखिए समझौता पे तब आएगी जब आपकी प्रॉपर्टी का रेट, मान लीजिए प्रॉपर्टी का रेट कम है और लोन अमाउंट ही ज्यादा है, तो उस कंडीशन में बैंक समझौते पे आती है कि क्लोज करके समझौता करके खत्म करते। या फिर उस कंडीशन में समझौते यदि आपकी प्रॉपर्टी में विवाद है, दो भाइयों का डिस्ट्रीब्यूटेड विवाद चल रहा है या सिविल कोर्ट में केस चल रहा है, कुछ भी चल रहा है ऐसा जिसपे स्टे ऑर्डर है, तो उस कंडीशन में बैंक समझौता करके क्लोज करती है। देखिए सेटलमेंट तो होता है, लोन का सेटलमेंट होता है, चाहे सिक्योर हो चाहे अनसिक्योर्ड हो। अनसिक्योर्ड में समझौता होने का चांस ज्यादा है क्योंकि उसमें प्रॉपर्टी मॉर्गेज नहीं है, कोई चीज गिरवी नहीं रखा गया, कोई कीमती चीज नहीं रखी गई है, तो समझौता आसानी से कर ले। लेकिन ये सिक्योर्ड लोन में प्रॉपर्टी मॉर्गेज रहती है, यदि उसमें कोई विवाद है या फिर प्रॉपर्टी का रेट ही गिर गया या फिर रेट ही डाउन हो गया, उसको कोई सेल खरीदने वाला नहीं है, बायर नहीं मिल रहा है, तो उस कंडीशन में बैंक समझौते पे आती है और समझौता कर लेती है। लेकिन आपको क्या करना है, अगर आपकी प्रॉपर्टी आपके पास नोटिस आया सरफेसी एक्ट 13(2) का, आपने लोन लिया है, ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं, डिफॉल्ट हो गया है किसी विषम परिस्थिति के कारण, 13(2) सरफेसी एक्ट का नोटिस आता है। आप प्रोसेस समझ ले, 13(2) का आपके पास नोटिस आया, 13(2) के नोटिस का जवाब 13(3)A में, सेक्शन 13 के 3A में आपको ऑब्जेक्शन दे देना है, जिसमें 13(2) में 60 दिन का समय होगा। 60 दिन के अंदर ही आपको 13(3)A में आपको ऑब्जेक्शन आपत्ति दे देना है। आपत्ति के 15 दिन बाद बैंक को आपको उसको जवाब देना पड़ेगा। यदि बैंक आपके जवाब नहीं देता है, रिकॉर्ड पे नहीं रखता है और 13(4) की प्रक्रिया कर देता है, आप डीआरटी कोर्ट पे जाकर के अपनी बात को रख करके स्टे ले सकते हैं। और 13(4) का नोटिस आता है तो आपको चुपचाप नहीं बैठना है, अगर बैठे रहेंगे तो फिर वो डीएम साहब से आदेश करके सेक्शन 14 में आदेश करा करके आपकी प्रॉपर्टी को बहुत ही कब्जा ले लेंगे। लेकिन 13(4) पे आप डीआरटी कोर्ट में जा करके अपनी बातों को रख सकते हैं। बैंक के जो लूप पॉइंट है उसको हवाला देते हुए आप अपनी प्रॉपर्टी को नीलाम होने से बचा सकते हैं। तो लीगल प्रोसेस जो है, देखिए लोन लिया, डिफॉल्ट कर गए, नहीं दे पा रहे हैं, नहीं पैसे हैं, कोई विषम परिस्थिति है, तो इस कंडीशन में आपको लीगली स्ट्रांग रहना पड़ेगा, पेपर पे स्ट्रांग रहना पड़ेगा। जो नोटिस आ रही है हल्के में मत लीजिए, 13(2) का ही नोटिस है, बैंक की तरफ से आया है, ये तो कोई कोर्ट का नोटिस है, कोर्ट से नहीं आना है, कोर्ट से नोटिस नहीं आएगा, नोटिस आएगा आपको बैंक की तरफ से आएगा, उसको हल्के मत लीजिए। क्यों? क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी मॉर्गेज है, तो प्रॉपर्टी मॉर्गेज है तो उस कंडीशन में प्रॉपर्टी को बचाने के लिए उसका जो प्रोसेस है, जो तरीका है, वो करना ही पड़ेगा। और समझौता हो जाता है, अगर आप देखिए समझौता होता है, कंडीशनल होता है, आपने प्रॉपर्टी मॉर्गेज है तो उस कंडीशन में कंडीशनल समझौता है। उसके बाद कोई दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो, किसी प्रकार की आपके पास नोटिस आती है, 13(2) का नोटिस, 13(4) का नोटिस या डीएम साहब का नोटिस या डीआरटी से आपको जो भी जरूरत होती है, आप हमसे पर्सनली मीटिंग कर सकते हैं। अपनी जो समस्या है अपने पूरे डॉक्यूमेंट के साथ आप हमसे पर्सनली मीटिंग, हमारी कॉल बुक करा के आप हमसे पर्सनली मीटिंग कर सकते हैं। और किसी भी तरह की आपको कोई दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो, हमारे पैनल पे एडवोकेट है, आपको एडवोकेट प्रोवाइड करना है, डीआरटी में एडवोकेट दे देना, आगे का प्रोसेस करा देना, क्या
क्या प्रोसेस है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, पूरा आपको गाइड कर दिया जाएगा। और कोई दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो, आप हमसे संपर्क करिए। मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।